हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट एंड एट ए बायसेक्टर लाइन और ए इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट और बायसेक्टर एक ही दोनों चीज है। तो हम लोगों ने जो डाइपोल था ये आई थिंक माइनस, ये था प्लस, ठीक है। और यहाँ पॉइंट P पे हमें डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना था। तो हम लोगों ने कैसे क्या कैलकुलेट किया था? E एक्सियल की वैल्यू, E एक्सियल की जो वैल्यू थी वो कितना था? 2kp अपान एक्स क्यूब, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं E एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू होती है और 2p अपान एक्स क्यूब, ठीक है। सिमिलरली हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ई परपेंडिकुलर या ई बाइसेक्टर, एक ही चीज है। ई बाइसेक्टर उसके केस में जो वैल्यू थी वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p ओवर r, ठीक है। आज हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस, और हमारे पास जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो x एंड p दिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंसीडर, तो ये माइंड में रखें इस वाले को कि हमारे पास क्या क्या वैल्यू थी, इन वैल्यू की हमें फर्दर रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो हम क्या करें, सपोज दैट हमारे पास दो डाइपोल है, ये मान लेते हैं -q और दूसरा मान लेते हैं +q, ठीक है। ये क्या बनाते हैं? ये डाइपोल मोमेंट बनाते हैं। सपोज दैट ये कोई डाइपोल मोमेंट किसी प्लेनर पोलर एक्सेस में बन रहा। अब ये कितना बनाता है? थीटा एंगल बनाता है। कितना? ये थीटा एंगल। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जब भी थीटा है तो इसका एक्स कंपोनेंट, एक्स एक्सेस का कंपोनेंट पता होना चाहिए, इसका वाई एक्सेस का कंपोनेंट पता होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे? कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो कंपोनेंट में इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका p cos थीटा। अब हमें इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर के लिए क्या हमें एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर कैसा होगा? इसका परपेंडिकुलर होगा इस डायरेक्शन, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकते हैं? E परपेंडिकुलर या बाइसेक्टर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका p sin थीटा। समझ गए कि नहीं समझे? तो हमने क्या किया, हमारे पास कोई डाइपोल है -q एंड +q, ये स्पेस में पोलर एक्सेस में x एंड थीटा कंपोनेंट, ये थीटा कंपोनेंट बनाता है। तो हमें क्या करेंगे? इसके कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। थीटा एंगल बनाता है तो इसको कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। x एक्सेस में क्या आ जाएगा इसका कंपोनेंट? p cos थीटा। y एक्सेस में परपेंडिकुलर में कितना हो जाएगा? p sin थीटा। तो हम इसको क्या करें, इसको समझने के लिए यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं। सपोज दैट ए पॉइंट n, ठीक है। तो अलोंग दी एक्सेस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये तो हो जाएगा आपके पास p cos थीटा, और कितना हो जाएगा x एक्सेस के लिए, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर ये डालना पड़ेगा, यही तो होगा इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर ये डालना पड़ेगा। इसकी वैल्यू कितनी है? ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना है? इसका कंपोनेंट p, ठीक है। इसकी हमने क्या किया? इसकी वैल्यू में डिवाइड कर दिया। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो ये थीटा एंगल बनाता है। तो हमें इसके कंपोनेंट पता चल गए कि x एक्सेस पे कितने कंपोनेंट होंगे? p cos थीटा होगा, और y एक्सेस पे कंपोनेंट होगा p sin थीटा, ठीक है। नाउ वी वांट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम
कैलकुलेट करना चाहते हैं इस डाइपोल के, और उसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। तो हम क्या करें, हमने पॉइंट पे मान लिया ई एक्सेस, ये एक्सियल पॉइंट की वैल्यू कितनी है, पी कॉस थीटा, ठीक है, डाइपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं है, किसकी, डाइपोल मोमेंट की, कितनी है, पी कॉस थीटा। तो जहां हमारे पास पी होता था वहां पे हम क्या रख देंगे, पी कॉस थीटा, और इस केस में हम क्या रख देंगे, पी साइन थीटा, वाई सेक्टर परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। तो एक्सियल के लिए हमारे पास वैल्यू की थी, सो ई एक्सियल कितनी वैल्यू हो जाएगी, इसको रख दीजिए 2k, p की जगह पे कितना हो जाएगा, p cos थीटा, ठीक है, अपान कितना हो जाएगा, x की। समझ में आया कि नहीं, बहुत सिंपल था। p की जगह पे हमारे पास कंपोनेंट कितना हो गया, p cos थीटा हो गया, तो ये एक्सियल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एंड ई वाई सेक्टर की कितनी हो जाएगी, या परपेंडिकुलर की कितनी हो जाएगी, हो जाएगी हमारे पास के पी साइन थीटा अपॉन एक्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास कहें कि हमारे पास ए एक्सियल की वैल्यू हमारे पास इधर डायरेक्शन में हो जाएगी, ई हमारे पास जो है परपेंडिकुलर की ये वैल्यू हो जाएगी, तो ई नेट कहीं यही होगा, ठीक है। तो ई नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें, ई नेट इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ई एक्सियल का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का होल ऑफ स्क्वायर। हम इस होल स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, तो ई नेट की हमें वैल्यू मिल जाएगी, देखो कितनी मिल जाएगी, तो हो जाएगा 4k स्क्वायर पी स्क्वायर कॉस थीटा, 4k स्क्वायर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा, x की क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, k स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, x क्यूब का होल, ठीक है। क्या कॉमन ले सकते हैं यहां से, k स्क्वायर पी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे k स्क्वायर पी स्क्वायर यहां से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी ई नेट की, तो बाहर आ जाएगा के पी यहां लिख दे, एक्स क्यूब बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास जो प्रोडक्ट इसके साथ में होगा क्या होगा, हमारे पास होगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो ई नेट की वैल्यू हम फर्दर सॉल्व करने के बाद में कितनी निकालें, क्योंकि हमें मालूम cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इस वैल्यू को यहां पे पुट कर सकते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास kp ओवर एक्स स्क्वायर इनटू ये कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर, तो कितना बचेगा हमारे पास 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ई नेट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी kp ओवर एक्स क्यूब, यहां से कम हो जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर। तो एट एनी एक्सेस तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, kp ओवर एक्स क्यूब 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमने ई नेट की वैल्यू निकाली, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसकी डायरेक्शन कितनी होगी, डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, नाउ द डायरेक्शन, इसको मिटा देते हैं, नाउ
द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, सपोज दैट एंगल अल्फा बना, तो कितना हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू, बताओ भाई कितनी हो जाएगी, E परपेंडिकुलर अपॉन E एक्सियल, यही तो हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, यहां से आप देख लो, ठीक है, ये परपेंडिकुलर लंब, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, एक्सियल हो जाएगा आपका बेस, ठीक है। तो कितना एक्सियल की वैल्यू हम लोगों को पता है कितनी थी, ये एक्सियल इज इक्वल टू हमारे पास था ए 2p cos थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स क्यूब, और एक्सियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स क्यूब अपॉन, नहीं 2 नहीं आएगा, p cos थीटा होगा केवल, और ये कितनी हो जाएगी, नहीं गलत, E परपेंडिकुलर, सॉरी, तो साइन थीटा का कंपोनेंट E परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका p साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब अपॉन 2p cos थीटा, ठीक है। और क्या हो जाएगा इसके साथ में 4 पाई एप्सिलॉन, तो ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा। तो डायरेक्शन की बात करें तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। यहां तक तो हमने क्या लिखा है, इसकी ई नेट कैलकुलेट कर लिया, इसकी डायरेक्शन क्या होगी इसको, तो ये इसको हम अगर ये फार्मूला पता है तो इन फार्मूलों को हम जनरेट कर सकते हैं, एक्सियल और ई वाई सेक्टर के लिए। तो कैसे, ये देखो जरा यहां से देखो, इस केस में क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो ई नेट की वैल्यू हो जाएगी cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है ना, तो 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ई नेट हो जाएगा इस केस में kp ओवर एक्स क्यूब और इंटू 1 प्लस 3 cos स्क्वायर 0, cos 0 1 होता है, तो ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास kp ओवर एक्स क्यूब इंटू ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2kp ओवर एक्स क्यूब, तो ये एक्सियल पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा ई एक्सियल की वैल्यू, ठीक है, 2kp अपॉन एक्स, ठीक है। दूसरा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा 90 डिग्री यहां पे पुट करो, तो ई नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा kp ओवर एक्स क्यूब और हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस cos स्क्वायर 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये 0 होती है, देखो यहां लिख देता हूं मैं, cos 0 1 होती है और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये 0 हो गया, कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी ई नेट इज इक्वल टू kp ओवर एक्स क्यूब, तो अब ई नेट क्या हो गया, ई परपेंडिकुलर हो गया या बाइसेक्टर हो गया kp ओवर एक्स, तो हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल, तो हमने क्या किया, ई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस निकालना था, तो हमने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग उसे स्पेस में रखा, फिर हमने थीटा एंगल
सपोज दैट वो थीटा एंगल बनाता था तो थीटा एंगल, फिर उसके कंपोनेंट में ब्रेक किया, देन ई नेट की वैल्यू निकाली और ई नेट की वैल्यू को सॉल्व किया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई ई नेट इज इक्वल टू kp ओवर x स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। अगर थीटा 0 है तो ई नेट जो है वो एक्सियल के बराबर हो जाएगा, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो ई नेट हो जाएगा ई बाइसेक्टर ई परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इस पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर, मेरे पास न्यूमेरिकल है, मैं उसे नोट करके लाया हूं। क्या न्यूमेरिकल है? हमारे पास 2 चार्ज हैं, 2 चार्ज, ठीक है, प्लस माइनस 10 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर, वो 5 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है, अपार्ट, प्लेस्ड एट 5 मिलीमीटर। Determine the electric field. Determine the electric field. तो पहला पॉइंट है ए पॉइंट P on the axis of dipole 50 centimeter away from its center। ठीक है, on the side of पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सेकेंड में कैलकुलेट करना है ये पॉइंट Q, ये पॉइंट कैपिटल Q, ऐसा है कैपिटल पॉजिटिव Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O पॉइंट से 15 सेंटीमीटर दूर है, ऑन द लाइन passing through O and normal to the axis of dipole। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सोचो भाई क्या करना है सॉल्यूशन के लिए। तो पहले कह रहे 2 चार्ज हमारे पास हैं, 2 चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, सेम है तो तभी तो डाइपोल बनेगा। तो मान लिया हमारे पास ये -10 माइक्रो कूलम है, ये +10 माइक्रो कूलम, इनके दोनों के बीच की दूरी 5 मिलीमीटर। ठीक है, कितनी है? 5 मिलीमीटर। तो मान लिया ये पॉइंट ए, ये मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट को ओ मान लेते हैं, जो भी माने। ये पॉइंट पी ऑन द एक्सेस ऑफ डाइपोल, एक्सेस ऑफ डाइपोल पे पॉजिटिव चार्ज से कितनी दूर है? 15 सेंटीमीटर। ये पॉइंट पी ऑन द एक्सेस ऑफ डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सेंटर तो यहाँ है, तो यहाँ से ये 15 सेंटीमीटर। है कितना? ये 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। अब इस केस में हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, तो ये एक्सियल लाइन हो गई ना, अलोंग दी एक्सियल लाइन। तो ये पार्ट में क्या हो गया? वी नो दैट तो ई एक्सियल इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन एक्स क्यू या आर क्यू। और P इज इक्वल टू कितना होता है ये भी पता होना चाहिए, 2L क्यू। P इज इक्वल टू 2L इंटू क्यू।
इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 इंटू 10 की पावर 9। तो ये एक्सीएल कितना हो जाएगा, ये वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा ये 2 हो गया। अच्छा एल कितनी हो गई यहाँ पे लेंथ, डाइपोल लेंथ कितनी है 2L, यहाँ पे कितना है 15 मिलीमीटर, यही तो है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। अच्छा 2 तो ये यूज कर लिया। चार्ज कितना है, तो ये यूज कर लें 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू चार्ज क्यू, क्यू कितना है 10 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन कितना है एक्स क्यूब। डिस्टेंस कितनी है डाइपोल की एक्स क्यूब, 15 मीटर को सेंटीमीटर में यूज करो 10 की पावर -2 का होल ऑफ क्यूब। ठीक है, तो ये एक्सीएल इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉल्व करो 9 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा कितना हुआ, ये 10 इसको मिला के इसको मिला के इसको मिला के कितना हुआ 100 इंटू 10 की पावर -9 इंटू ये हो जाएगा 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 10 की पावर -6 और इसको सॉल्व कर। तो इस हमने सॉल्व की थी, इसकी वैल्यू आ रही है 2.66 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, न्यूटन पर कूलम अलोंग किस डायरेक्शन में, अलोंग ए बी आप कह सकते हो, ए पी कह सकते हो, बट डाइपोल ए बी ही बनाता है अलोंग ए। ठीक है भाई, तो हमारे पास हमने क्या कैलकुलेट किया, ई एक्सएल का डायरेक्ट फार्मूला लगा जो हमारे पास है। पी को लिख सकते हैं 2Q इंटू एल, एल 2L डाइपोल लेंथ तो यही है 2L इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। क्यू की वैल्यू हमारे पास 10 इंटू 10 की पावर -6, तो इस वैल्यू को पुट किया, इस वैल्यू को पुट किया, 2 हमारे पास था, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है, और x की वैल्यू सेंटर से जो भी पॉइंट P है वहां तक ले ली, तो हमारे पास ई एक्सीएल की वैल्यू आ गई 2.6 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर। ठीक है, तो हमारे पास ये पॉइंट जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं बी पॉइंट पे। बी पॉइंट क्या कहता है, देखो बी पॉइंट कुछ कह रहा है, बी कह रहा है कि ये पॉइंट, तो दो डाइपोल तो है, इसको यहां से एक -10 माइक्रोकूलम का है, दूसरा कितना +10 माइक्रोकूलम का। ठीक है, ये सेंटर इसका वो हो गया, इतनी क्वेश्चन बाद में समझिए। पॉइंट प्लस क्यू 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम क्यू ओ, अब ओ से 50 सेंटीमीटर दूर है, ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द ओ एंड नॉर्मल टू द, इस टाइप का कुछ, यही नॉर्मल हुआ ना, ये नॉर्मल हुआ। ये कितनी है आपके पास 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये होगी, और प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, तो सपोज दैट ये थीटा एंगल बनाते हैं, ये थीटा एंगल बनाते हैं, ये कितना हो जाएगा, ई हमें ई नेट निकालना, तो हमसे ई नेट की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमारे पास फार्मूला होता है यथा ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन एक्स क्यूब। अब देखो इस फार्मूले से आपको, इस फार्मूले से कंपेयर करें तो हमें बिना कैलकुलेट किए वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि ये कितना है 2.66 और ये कितना है, इसका जस्ट हाफ है, या तो सॉल्व करें या डायरेक्ट वैल्यू निकाल दें। चूंकि वी नो दैट E perpendicular to is equal to E axial y2
तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2.66 इंटू 10⁵ अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁵। ठीक है, ये हमारे पास प्लस चार्ज क्यू। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कितनी होगी, ये डायरेक्शन किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड बी से ए की तरफ, यही तो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि डाइपोल की डायरेक्शन किधर है, तो एलॉन्ग किधर हो जाएगा, एलॉन्ग बी। ठीक है भाई, क्यों, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रही है, नेट हमें निकालना है इधर, क्योंकि ये तो हो जाएगा, हम लिख सकते हैं ई बी ए कह सकते हैं इसे, और इसे ई ए कह सकते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किधर है, इधर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण कितनी होती है, इनवर्ड होती है फील्ड, और सॉरी निगेटिव चार्ज के कारण कितनी होती है, इनवर्ड होती है, और पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होती है, आउटवर्ड फील्ड होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ठीक है, ठीक है, तो जनरली हम लोग आज बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, तो टॉर्क जनरली कैलकुलेट करना सीखते हैं डाइपोल मोमेंट, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in uniform electric। ठीक है, तो कोई डाइपोल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, उसके कारण हमें क्या, टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट। सपोज दैट ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। ठीक है, अब इसमें किसी डाइपोल को रखते हैं, तो मान लिया हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा माइनस क्यू चार्ज, तभी तो डाइपोल होगा। ये कोई हमने डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, ये हमने पॉइंट मान लिया ओ, ये पॉइंट मान लिया। इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है, इसकी मान लिया हमने ये लेंथ एल मान लिया, ये भी लेंथ कितनी मान ली, एल मान। तो मान माइनस क्यू टू प्लस क्यू, टोटल लेंथ कितनी है, 2। ठीक है, अब फोर्स इसमें पॉजिटिव चार्ज के कारण कितने लगेगा, इधर डायरेक्शन, ये तो होगा, F इक्वल टू कितना होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन क्या है, सेम। निगेटिव चार्ज के कारण फोर्स किधर लगेगा, F इक्वल टू Q। तो यहाँ पे देखें, निगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड है वो फोर्स है फील्ड के जस्ट अपोजिट है। सपोज दैट एंगल थीटा बनाते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेंटर मान लेते हैं, इसे ये सेंटर मान लेते हैं। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, थीटा, ये हो जाएगा आपका एल कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये माइनस है, माइनस चार्ज के कारण फील्ड। अब ये देखो, अगर ये इस डायरेक्शन में होते हैं तो इसका मतलब क्या है, एक डाइपोल है, पॉजिटिव चार्ज अलोंग द फील्ड डायरेक्शन है, ये फोर्स लगा रहा, नेगेटिव इधर डायरेक्शन में, डाइपोल इधर साइड में, तो ये क्या कर रहे हैं, कपुल बना रहे हैं। ठीक है,
तो कपल बना रहे हैं तो डाइपोल क्या होगा, अलोंग द एक्सेस अपने रोटेट करेगा। तो ये फोर्स इधर, तो डाइपोल अपने क्या होगा, जो भी एक्सेस है उसके करस्पॉन्डिंग क्या करेगा, रोटेट करेगा। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी। क्यों जीरो नहीं होगी? क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं। इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है। जब फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, इसका मतलब ये क्या उत्पन्न करते हैं, ये टॉर्क उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो लिख लो व्हेन, ठीक है, व्हेन इक्वल एंड अपोजिट, when equal and opposite force which do not have same line of action, दोनों का सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं होगा, प्रोड्यूस क्या करेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है, 11th में आपने पढ़ा होगा कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें दो टॉर्क हो रहे हैं, एक तो इसके कारण टॉर्क हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज के कारण हो रहा है। टॉर्क ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इसे मान लेते हैं टाउ 1, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी कितनी है, L sin थीटा। ठीक है, सिमिलरली टाउ 2 F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए भी L sin थीटा होगा। ये किसने, ड्यू टू नेगेटिव। तो हमारे पास टाउ की वैल्यू 2 है, नेट टाउ कितना हो जाएगा, तो टाउ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2। तो टाउ नेट इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, टाउ की वैल्यू हो जाएगी F इंटू L sin थीटा, फिर कितना हो जाएगा, F इंटू L sin थीटा। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, टाउ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 2FL sin, और F की वैल्यू कितनी है, F इज इक्वल टू QE, तो टाउ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 QE L sin, और 2QL को क्या लिख सकते हैं, P। टाउ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2PE sin। ठीक है, क्योंकि P इज इक्वल टू कितना होता है, 2। तो हमारे पास P की वैल्यू, अब ये क्वेश्चन आता है कि हमने टाउ को प्लस क्यों किया। अब ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, अब रोटेट करेंगे, ये क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ये इसको क्या करेंगे, रोटेट करने की कोशिश करेंगे, सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम फंडामेंटल है, जब ये रोटेट होगा तो इधर ये रोटेट करने का, इसका मतलब दोनों की टाउ 1 एंड टाउ 2 दोनों कैसे रोटेट हो रहे हैं, क्लॉक बाई रोटेशन। ठीक है, जब रोटेशन क्लॉक बाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर रोटेशन एंटी क्लॉक बाई हो रहा है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, हमने कितना लिख दिया, 2PE sin थीटा। या हम इसे इतना भी लिख सकते हैं कि टाउ इज इक्वल टू, क्या लिख दें, टाउ इज इक्वल टू डायरेक्शन के टर्म में P इंटू E। ठीक है, क्योंकि ये भी क्लॉक बाई रोटेट हो रहा है, इसकी भी डायरेक्शन कितनी है, क्लॉक बाई। ठीक है, ये पूरे की रोटेशन। अगर हम इसे इफ टाउ इज इक्वल टू E क्रॉस P कर दें,
तब ये सही होगा कि गलत होगा। अभी क्या हो रहा है, सपोज दैट कोई स्क्रू यहाँ पे रखते हैं, ई क्रॉस पी डायरेक्शन में उसे ले जाते हैं, यही तो डायरेक्शन हो गए। तो इसका मतलब टॉर्क की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और उसकी डायरेक्शन क्या है, सेम। अब हम अगर ई क्रॉस पी करते हैं या पी ई क्रॉस पी, तो ई क्रॉस पी में इधर रोटेट करना पड़ेगा ना, इधर रोटेट करना, और डाइपोल की मोमेंट की डायरेक्शन कितनी, इधर। तो ये तो हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज, और ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक। इसका मतलब ये वाला फंडामेंटल जो है वो सही है। तो डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, दोनों की क्लॉकवाइज डायरेक्शन होनी चाहिए। तो कभी भी आए तो कौन सा फार्मूला सही रहेगा, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, या टाउ इज इक्वल टू पीई, ये 2 नहीं होगा यहाँ, पीई साइन थीटा, ठीक है। p इज इक्वल टू 2ql है, तो टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में टाउ इज इक्वल टू p क्रॉस e, तो p क्रॉस इज ऑलवेज सही रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि क्या लेना है, हमें क्लॉकवाइज लेनी है, एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज को नहीं लेना है, उस केस में ये रॉन्ग, ठीक है। आज यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि टाउ कब स्टेबल है, कब अनस्टेबल है, कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल, और कब कंप्लीटली स्टेबल, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेक्चर को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, फिजिक्स क्लासेस को। थैंक यू सो मच।